नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग जाति धर्म के अलग अलग आस्थाओं के साथ लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। और इतने बड़े देश का नियंत्रण करने के लिए हमारे देश के लिए अलग अलग कायदे कानून बनाए गए हैं। और हमारे देश का सबसे बड़ा कायदा है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान कहते हैं। भारत के संविधान में 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। बाकी एडिशनल आर्टिकल्स एंड पार्ट्स बाद में अलग अलग अमेंडमेंट्स के माध्यम से डाले गए हैं, जिसके बाद भारतीय संविधान में 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संविधान का नाम लेते ही सबके दिमाग में एक ही व्यक्ति का नाम आता है और वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और आना भी चाहिए क्योंकि एक वही है जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमारे देश में हर जाति धर्म के लोग रहते, तो कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की उनके प्रति कुछ ना कुछ धारणा ही है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उन सभी गलत धारणाओं पर से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा जिनकी वजह से बहुत से लोग उन्हें गलत मानते हैं। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर कंट्रोवर्शियल होने वाली है, लेकिन आपको यह बात सुननी ही पड़ेगी, तभी आप उनके बारे में समझ पाएंगे। और इतने बड़े व्यक्ति को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसा विषय है जिसे कितना भी पढ़ लेने के बाद भी समझा नहीं जा सकता। इसलिए लोगों की गलत धारणाएं होना आम बात है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में बताना, और अगर आप भी बाबा साहेब की अनुयायी है तो इस वीडियो को लाइक करना। बाबा साहेब अम्बेडकर एक प्रमुख भारतीय जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और एक समाज सुधारक थे। भारतीय समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद आज भी उनके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग आज भी कायम है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। लोगों की पहली सबसे बड़ी गलत धारणा है कि लोग बाबा साहेब को सिर्फ दलितों का नेता समझते हैं। इसके बारे में सच ये है कि बाबा साहेब ने अपना जीवन दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया था, और उन्होंने महिलाओं और अन्य जातियों के सदस्यों और बाकी वंचित समुदायों के विकास के लिए भी काम किया है। जैसे कि पहला ही महिलाओं के लिए अधिकार। बाबा साहब जी महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े और जेंडर इक्वलिटी के लिए भी काम किया। उन्होंने भारतीय संविधान में जेंडर इक्वलिटी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने बाल विवाह, सती, पर्दा जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी काम किया था। महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने वोट देने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, तलाक लेने के बाद संपत्ति रखने का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार और भी बहुत अधिकार बाबा साहेब ने महिलाओं को दिए। फिर भी कुछ महिलाएं होती है जो बाबा साहेब को भला बुरा कहती है। दूसरा है मजदूरों के लिए अधिकार। वैसे तो लेबर राइट्स एक बहुत बड़ा विषय है जो मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में जरूर कवर करूंगा, लेकिन बाबा साहब का लेबर के लिए क्या योगदान है वो जानते। पहला काम, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। आज भारत में प्रतिदिन 8 घंटे काम की होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में मजदूरों के रक्षक थे, क्योंकि वह भारत में काम के 8 घंटे की ड्यूटी लेकर आए और काम के समय को 14 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया था, जो भारत में वर्कर्स के लिए एक ताकत बन गई थी। उन्होंने इसे 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें सेशन में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कंपल्सरी रिकॉग्निशन फॉर ट्रेड ओपिनियन, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, डियरनेस अलाउंस, पेड हॉलीडे, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम, लीगल स्ट्राइक एक्ट, प्रोविडेंट फंड, लेबर वेलफेयर फंड, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम, इंडियन स्टैटिस्टिकल लॉ। इसके अलावा महिला लेबर्स के लिए मैटरनिटी लीव, माइंस मैटरनिटी बेनिफिशियल एक्ट, वुमन लेबर वेलफेयर फंड, वुमन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमन लेबर। तीसरा है एजुकेशन में योगदान। बाबा साहब का मानना था कि एजुकेशन सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण भाग है, और उन्होंने समाज के सभी के बीच एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मकसद था कि इस तरह से एजुकेशन दिया जाए कि बौद्धिक, नैतिक और सोशल डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिले। चौथा है किसानों के लिए योगदान। किसानों के लिए पहला योगदान है लैंड रिफॉर्म्स। बाबा साहेब ने जमींदारी व्यवस्था हटाने का समर्थन किया, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में सामंत, लेंडर और बड़े किसानों के पास ज्यादा जमीन थी। इसलिए उन्होंने भूमिहीन किसानों को जमीन के पुनर्वितरण और किसानों को सामूहिक रूप से जमीन मैनेज करने के लिए कोऑपरेटिव्स की स्थापना भी की थी। किसानों के लिए अगला योगदान है वाटर रिसोर्स। बाबा साहेब ने खेती के लिए वाटर रिसोर्स के महत्व को पहचाना, और उनका मानना था कि किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो उन्होंने वाटर रिसोर्स तैयार करने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने के लिए डैम्स और कैनल के निर्माण का समर्थन किया। किसानों के लिए अगला योगदान है एग्रीकल्चर क्रेडिट। बाबा साहब किसानों के शोषण के बारे में चिंतित थे और किसान अफोर्ड करने योग्य क्रेडिट के समर्थन में थे। उनका मानना था कि किसानों की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक पहुंच होनी चाहिए, और किसानों को योग्य इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना का समर्थन किया। इसके अलावा बाबा साहब ने किसानों के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन और फार्मर राइट्स के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो अकेले एससी कैटेगरी नहीं है जो आरक्षण का फायदा उठाती, बल्कि एससी से ज़्यादा ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है और एसटी वालों को भी आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन हर बार आरक्षण के नाम पर बाबा साहब जी की बदनामी की जाती है।
फिर भी अब आरक्षण की बात हो गई है तो सभी की कुछ ना कुछ परेशानियां होगी, जो आप कमेंट में लिख देना, जिस पर हम कुछ ही दिनों में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, ये सारे बाबा साहब के ऐसे काम थे जो बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ दलितों के विकास के लिए काम नहीं किया, बल्कि संपूर्ण भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा बाबा साहब जी के ऊपर कुछ और गलत स्टेटमेंट है, उन्हें थोड़ा और लुक करते, जैसे कि बाबा साहब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म से नफरत थी। तो दरअसल बाबा साहब का बुद्ध धर्म में धर्मांतरण एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और बरसों से हिंदू समाज से बहिष्कृत दलितों के लिए एक नई पहचान बनाने का प्रयास था, और यह कोई हिंदू धर्म की अस्वीकृति और हिंदू धर्म के प्रति कोई हेट नहीं था। और कई लोगों का मानना है कि बाबा साहब देशद्रोही और ब्रिटिश समर्थक थे, और तो और कुछ लोगों ने बाबा साहब के ऊपर ब्रिटिश समर्थक होने का आरोप भी किया है, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी और वो ब्रिटिशों के ज़्यादा नज़दीक। लेकिन बाबा साहब के काम और राइटिंग से पता चलता है कि वह भारतीय स्वतंत्रता के स्ट्रॉन्ग समर्थक थे और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की थी। और लोगों का मानना है कि बाबा साहब समाजवादी थे, जबकि बाबा साहब आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते थे और उन्होंने कोई समाजवादी के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाई, और वो एक मिक्स अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते थे जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को जोड़ती हो। और लोगों की आखिरी धारणा है कि बाबा साहब का इंटरेस्ट केवल पॉलिटिक्स में था, लेकिन बाबा साहब की पॉलिटिकल लाइफ अलग अलग कम्युनिटीज के जीवन में सुधार लाने और अधिक न्यायपूर्ण और जस्टिफाइड समाज बनाने की थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को इन प्रॉब्लम को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, ये कुछ मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आज भी बाबा साहब के बारे में कायम है, जिसके बारे में आज हम जान गए। इसके अलावा और भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बाबा साहब के बारे में हो सकती है। दोस्तों, जिस किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करे और अपना रिव्यू कमेंट में दे। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।